हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसी है पब्लिक? जल्दी से कंफर्म करेंगे मालिक, ऑडियो वीडियो सब ओके आ रही है? जल्दी से मालिक एक बार कंफर्म कर देना, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? ऑडियो वीडियो इज ऑल फाइन? हाँ जी, शुरू करते हैं मालिक। आज हम लोग क्या करने वाले हैं जी? आज हम लोग करने वाले हैं, हमारे पास इनकम टैक्स की आरटीपीस को स्टार्ट करेंगे। एक एक करके हम आरटीपी उठाएंगे, एक एक करके हम आरटीपी उठाएंगे। आज हम कौन सी वाली आरटीपी उठाएंगे? लेटेस्ट वाली आरटीपी को आज हम पिक करेंगे अपने पास। और लेटेस्ट वाली आरटीपी कौन सी है? सितंबर 2025 की आरटीपी है, राइट? तो आज के सेशन में सितंबर 25 के आरटीपी के जो इनकम टैक्स का पोर्शन है उसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है मालिक? तो बिना देरी करे हम सेशन को स्टार्ट कर देते हैं मालिक। बिना देरी करे हम सेशन को अपने पास स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी? ओके सर, ओके 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 ओके। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्क्रीन आपको विजिबल हो गई होगी? हाँ सर, स्क्रीन विजिबल होगी। सर ये आपने पहले से हाईलाइट कर रखा है? अरे भैया, होमवर्क करना पड़ता है हम लोगों को भी। तुम्हें क्या लगता है टीचर ऐसे ही मुंह उठा के आ जाता है क्लास के अंदर? नहीं, टीचर भी थोड़ी सी होमवर्क करके आता है ना? टीचर, ये देखो, टीचर भी होमवर्क करके आता है। पढ़ना पड़ता है मालिक, पढ़ना पड़ता है। जो लगता है ना कि सीए बनने के बाद तो पढ़ाई करनी नहीं पड़ती होगी, गलत फहमी है आपकी, गलत फहमी है आपकी। पढ़ाई नहीं रुकती है। चलो स्टार्ट करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग केस सिनेरियो को टेकअप कर रहे हैं सर, केस सिनेरियो को टेकअप कर रहे हैं। और जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई थी कि केस सिनेरियो को टेकअप करने से पहले इट इज बेटर कि आप हमेशा एमसीक्यूज को रीड कर लो कि आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मच अमाउंट would be taxable in respect of income earned by Manish for the let out residential and commercial unit under which head? तो आपने रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट को लेट आउट किया है, आपने रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट को लेट आउट किया है, तो वहां से आपकी कितनी टैक्सेबल अमाउंट है उसके बारे में पूछा गया है। इसके बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वुड बी योर आंसर अगर मनीष आपका रियल एस्टेट डेवलपर ना होता और उसका बिजनेस होता प्रॉपर्टीज को लेट आउट करने का, उसका बिजनेस होता प्रॉपर्टीज को लेट आउट करने का। इसके बाद तीसरा सवाल पूछा गया है, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा वेकेंट रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स का जो आपने हेल्ड करी हुई है एज अ स्टॉक इन ट्रेड। तो इसका आंसर तो मैं बिना केस स्टडी को रीड करे दे सकता हूं, इसका आंसर तो बिना केस स्टडी रीड करे दिया जा सकता है। सर हम लोग जब एचपी वाला हेड पढ़ते हैं तो एचपी वाले हेड में हम लोग एक पॉइंट पढ़ते हैं कि अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी एज अ स्टॉक इन ट्रेड है तो उसका एनएवी निल माना जाता है। कब तक निल माना जाता है? सर निल माना जाता है 2 सालों के लिए, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड। जब आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है उस ईयर के एंड से 2 साल तक अगर आपके पास एचपी एसआईटी के तौर पे पड़ी हुई है तो उसकी एनएवी निल हो जाती है। तो इसका आंसर तो अपन ऐसे ही दे सकते हैं, तो नो टैक्स ट्रीटमेंट वुड बी देयर as the units were not let out and held as SIT. 2 years have not lapsed from the end of the financial year in which the certificate of completion is obtained. Vacant units deemed to be let out, नहीं सर deemed to be let out नहीं हो सकती। Vacant units deemed to be let out नहीं हो सकती। Vacant unit deemed to be let out नहीं हो सकती। आपके पास करेक्ट आंसर जो यहां पर बनेगा वो ए ही बनेगा कि 2 साल तक आपकी इसकी एनएवी निल हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है लाइफ इंश्योरेंस को लेकर कि कौन कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपकी एग्जेम्प्ट होंगी। एंड लास्टली आपसे पूछा गया है कौन सी इनकम आपकी टैक्सेबल होगी मनीष के हाथ में फ्रॉम द फर्म जोको एंड एसोसिएट्स।
जोको एंड एसोसिएट से आपके हाथ में कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, ये आपसे पूछा गया। चलिए केस स्टडी को रीड करते हैं सर, केस स्टडी को रीड करते हैं। केस स्टडी बहुत इजी थी ये वाली। मनीष एक रियल एस्टेट डेवलपर है। रियल एस्टेट डेवलपर है मतलब इनके लिए लैंड और बिल्डिंग्स, इनके लिए लैंड और बिल्डिंग्स क्या होती है सर? इनके लिए लैंड और बिल्डिंग्स, इनके लिए लैंड और बिल्डिंग्स एसआईटी होती है। देखें इनके लिए लैंड और बिल्डिंग्स क्या होती है बेटा? इनके लिए लैंड और बिल्डिंग्स एसआईटी होती है, एसआईटी होती है। रियल एस्टेट डेवलपर के लिए लैंड एंड बिल्डिंग एसआईटी होती है। इनका मेन बिजनेस कंस्ट्रक्शन करने का है, डेवलपमेंट करने का है, सेल करने का है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। तो ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। इन्होंने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया है आशियाना हेवन, जिनके पास रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट दोनों हैं। तो इनके आशियाना हेवन में, इनके आशियाना हेवन में, इनके आशियाना हेवन में, आशियाना हेवन के अंदर आपके पास रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट दोनों हैं। He obtained certificate of completion for the said project on फरवरी 2023। फरवरी 2023 में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है। यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब मिला है सर? कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है 2022-23 में। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है 2022-23 में। He sold majority of the units, however 15 residential units and 10 commercial units were not sold and held as a SIT। तो कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिट्स बिक चुकी है, लेकिन 15 रेसिडेंशियल यूनिट और 10 कमर्शियल यूनिट बिक नहीं पाई और इनको आपने हेल्ड किया हुआ है एज अ SIT। टू अर्न सम इनकम फ्रॉम सच यूनिट्स, टू अर्न सम इनकम फ्रॉम सच यूनिट्स, इन्होंने लेट आउट कर दी है 10 रेसिडेंशियल और 5 कमर्शियल यूनिट फ्रॉम 1 May 2024 एट 15,000 पर मंथ एंड 20,000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द रेसिडेंशियल यूनिट इज 14,000 एंड 22,000 फॉर कमर्शियल यूनिट। ऑल यूनिट्स आर आइडेंटिकल, ऑल यूनिट्स आर आइडेंटिकल, ऑल यूनिट्स आर आइडेंटिकल। प्लीज मेरी बात को ध्यान से प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। मई 24 से आपने 15 आपके पास रेसिडेंशियल यूनिट अनसोल्ड थी, जिनमें से 10 आपने किराए पर दे दी, जिनमें से 10 आपने किराए पर दे दी। तो 10 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने लेट आउट कर दी, आपने लेट आउट कर दी। आपका किराया कितने का था? आपका किराया था 15,000 रुपए महीने का, 15,000 रुपए महीने का। और आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितने का था? 14,000 रुपए महीने का। तो बाबू आपकी जीएवी क्या बनेगी? आपकी जीएवी क्या बनेगी सर? जीएवी बनती है दोनों में जो हायर है, जीएवी बनती है दोनों में जो हायर है, दोनों में जो हायर है। एक्चुअल रेंट 15,000 का है, एक्सपेक्टेड रेंट 14,000 का है, तो जीएवी कितने की बन जाएगी? 15,000 रुपए की बन जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है मालिक आपसे? आगे क्या कह रहा है आपसे? आगे क्या कह रहा है सर? आगे कह रहा है कि आपने 5 कमर्शियल यूनिट्स किराए पर दे दिए, आपने 5 कमर्शियल यूनिट्स भी किराए पर दे दिए, कमर्शियल यूनिट्स भी आपने किराए पर दे दिए। कमर्शियल यूनिट्स का किराया कितने का है? कमर्शियल यूनिट्स का किराया है 20,000 रुपए का, जबकि एक्सपेक्टेड रेंट है 22,000 रुपए का। तो बाबू यहां पर आपकी जीएवी कितने की बन जाएगी सर? यहां पर आपकी जीएवी 22,000 रुपए की निकल कर आ जाए, दोनों में जो भी हायर है, दोनों में जो भी हायर है। आगे क्या कहता है? मनीष इज ऑल्सो एंगेज्ड इन फर्म जोको एंड एसोसिएट एज अ स्लीपिंग पार्टनर। सोता हुआ पार्टनर है, सोता हुआ पार्टनर है, सोता हुआ पार्टनर है। जोको एंड एसोसिएट्स में ये सोता हुआ पार्टनर है। फर्म के 3 पार्टनर हैं। इसने कितनी कैपिटल लगाई है? इसने 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है। इसके बाद हर पार्टनर को 15% का ब्याज मिलता है उसकी कैपिटल पे, और हर पार्टनर को रिमनरेशन मिलती है 30,000 रुपए महीने की। इंटरेस्ट और रिमनरेशन दोनों ऑथोराइज्ड हैं बाय द पार्टनरशिप डीड, और जो बुक प्रॉफिट है वो 9,50,000 है। अभी प्लीज जरा मेरी बात को ध्यान से समझना, प्लीज मेरी बात को जरा ध्यान से समझ, प्लीज मेरी बात को जरा ध्यान से समझना।
प्लीज 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 मेरी बात को ध्यान से समझ। सर फर्म 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 स्लीपिंग पार्टनर को 30,000 रुपए महीने की सैलरी दे रही है। आप मुझे सोच कर बताना क्या ये खर्चा फर्म को अलाउड होगा? क्या ये खर्चा फर्म को अलाउड होगा? सर नहीं होगा। फर्म को ये एक्सपेंस डिस अलाउड हो जाएगा सर फर्म को ये खर्चा डिस अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 40 क्लॉज बी के अंदर, क्योंकि सैलरी केवल वर्किंग पार्टनर को ही दे सकते हैं, दूसरे को नहीं दे सकते। सैलरी केवल वर्किंग पार्टनर को दे सकते हैं, दूसरे को नहीं दे सकते। अच्छा, अगर फर्म को यह खर्चा अलाउड नहीं हुआ, इसका मतलब फर्म ने इसके ऊपर टैक्स दे दिया, और अगर फर्म ने इसके ऊपर टैक्स दे दिया तो क्या यह सैलरी पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगी? सर सैलरी पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बेटा फर्म को खर्चा अलाउड नहीं हुआ, फर्म ने ऑलरेडी इसके ऊपर टैक्स दे दिया। जितना खर्चा फर्म को अलाउ होता है उतना ही पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता है। जब फर्म को खर्चा अलाउड नहीं हुआ तो इसके ऊपर फर्म ने ऑलरेडी टैक्स दे दिया, तो बाबू पार्टनर दोबारा से टैक्स नहीं देगा। सिमिलरली अगर मेरी फर्म 15% का इंटरेस्ट दे रही है स्लीपिंग पार्टनर को, मेरी फर्म 15% का इंटरेस्ट दे रही है स्लीपिंग पार्टनर को, तो मुझे सोच कर बताना क्या फर्म को 15% का इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा? नहीं सर, सेक्शन 40B कहता है कि आपको 12% का इंटरेस्ट ही अलाउ करेंगे, यानी कि जो 3% का इंटरेस्ट है वो मालिक यहां पे क्या हो जाएगा? डिस अलाउ हो जाएगा। 40B के अंदर 3% का इंटरेस्ट फर्म को डिस अलाउ हो जाएगा। अब मुझे सोच कर बताओ पार्टनर के हाथ में कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा? सर पार्टनर के हाथ में जो टैक्सेबल इंटरेस्ट होगा वो उतना ही होगा जितना फर्म को खर्चा मिला है, यानी कि 12%। विच मीन्स फर्म ने पार्टनर को जो सैलरी दी है वो सैलरी का खर्चा फर्म को अलाउ नहीं होगा, तो वो सैलरी पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। फर्म अगर पार्टनर को 15% का इंटरेस्ट दे रही है तो फर्म को 12% का ही खर्चा मिलेगा। जितना खर्चा फर्म को मिलेगा उतना ही पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा। इसके बाद कहता है कि आपने 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। आपने 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज अपने पास ली हैं। 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपने ली हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में हमने क्या पढ़ रखा है? सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में हमने पढ़ रखा है कि सर अगर आपकी पॉलिसी बिफोर 1/4/2023 है तो आपको एग्जेम्पशन मिलती है 1010D के अंदर, अगर आपका जो प्रीमियम है वो 10% या फिर 15% या फिर 20% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड है। और अगर आपकी पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1/4/2023 है तो आपको एग्जेम्पशन मिलती है 1010D के अंदर, अगर आपका प्रीमियम 10% ऑफ द कैपिटल सम एश्योर्ड है प्लस आपका एग्रीगेट प्रीमियम सारी पॉलिसीज का मिलाकर अप टू कितने का है? सारी पॉलिसीज का एग्रीगेट प्रीमियम मिलाकर 5 लाख रुपए का है। 2 कंडीशन आ जाती हैं। पॉलिसी अगर 1/4/2023 से पहले की है तो आपके पास एक ही कंडीशन होती है कि आपका जो प्रीमियम होना चाहिए वो 10, 15 या 20% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और पॉलिसी अगर 1/4/2023 ऑनवर्ड होती है तो 2 कंडीशन देखनी होती है, एक तो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और मॉनेटरी लिमिट भी लग जाती है कि आपका प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहां पर तुम ध्यान से देखो तो पॉलिसी ए 1/4/21 की है, पॉलिसी ए 1/4/21 की है, मतलब 1/4/23 से पहले की है।
पॉलिसी अगर 1/4/23 से पहले की है तो तुम्हें केवल एक कंडीशन देखनी है कि जो प्रीमियम होना चाहिए वो कैपिटल सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब हम प्रीमियम की बात करते हैं तो प्रीमियम में जीएसटी को इंक्लूड नहीं करते, जीएसटी हटाकर प्रीमियम देखते हैं। तो जीएसटी हटाकर तुम्हारा प्रीमियम 4 लाख है और जो तुम्हारा कैपिटल सम एश्योर्ड है वो 35 लाख का है, 35 लाख का है। यानी कि पहली वाली पॉलिसी में, पॉलिसी ए में आपका प्रीमियम 10% से ज्यादा का है, आपका प्रीमियम 10% से ज्यादा का है। अगर आपका प्रीमियम 10% से ज्यादा का है तो आपकी जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स होंगी, आपकी जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स होंगी बेटा वो क्या हो जाएंगी सर, वो यहां पे टैक्सेबल हो जाएंगी। आपकी मैच्योरिटी प्रोसीड्स बेटा यहां पर क्या हो जाएंगी सर, ये यहां पे टैक्सेबल हो जाएंगी। अगला देखो पॉलिसी बी, ये 1/4/2023 को ली गई थी, 1/4/2023 को ली गई थी। तुमने प्रीमियम दिया है 1.5 लाख का और तुम्हारा सम एश्योर्ड है 14 लाख का। अगेन तुम्हारा यहां पर जो प्रीमियम है वो 10% से ज्यादा का है। प्रीमियम अगर 10% से ज्यादा का है तो मालिक यहां पर भी ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मैच्योरिटी प्रोसीड्स आपकी टैक्सेबल हो जाएंगी क्योंकि प्रीमियम 10% से ज्यादा का है। फरवरी 2024 में आपने पॉलिसी ली थी, 2 लाख का प्रीमियम दिया था और आपका सम एश्योर्ड 22 लाख का है। यानी कि यहां पर आपका प्रीमियम 10% से कम है, 10% से कम है और आपका जो प्रीमियम है वो 2 लाख का है। ठीक है, पॉलिसी डी के अंदर आप 3 लाख का प्रीमियम दे रहे हो, सम एश्योर्ड 31 लाख का है। यानी कि यहां पर भी अगर तुम परसेंटेज निकालोगे तो दैट परसेंटेज विल बी लेस देन 10%। लेकिन एक समस्या है, जो पॉलिसी 1/4/2023 के बाद होती है वहां पर आपको एग्जेम्पशन तभी मिलती है जब आपका प्रीमियम 10% के अंदर हो और एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा ना हो। तो तुम ध्यान से देखो, पॉलिसी सी और पॉलिसी डी, पॉलिसी सी और पॉलिसी डी, पॉलिसी सी और पॉलिसी डी, इनका जो प्रीमियम है वो विद इन द लिमिट है 10%। और अगर तुम मॉनेटरी लिमिट चेक करोगे, एग्रीगेट प्रीमियम चेक करोगे तो एग्रीगेट में प्रीमियम कितने का आ रहा है सर, एग्रीगेट में प्रीमियम 5 लाख का आ रहा है। एग्रीगेट में प्रीमियम 5 लाख का आ रहा है, सी और डी का मिलाकर प्रीमियम 5 लाख का आ रहा है। यानी कि तुम सी और डी के अंदर क्या क्लेम कर सकते हो, तुम सी और डी के अंदर एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। सी और डी का मिलाकर तुम एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो क्योंकि सी और डी का एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख एक्सीड नहीं कर रहा और इनका जो प्रीमियम परसेंटेज है वो 10% से ज्यादा का नहीं है, वो 10% से ज्यादा का नहीं है। राइट, अच्छा अब एक चीज ध्यान देना, मैं भी नोटिस कर रहा था आप लोग कह रहे थे वैकेंसी वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है सर, हो रहा है वैकेंसी वाला पॉइंट। तुम्हारे पास 15 रेसिडेंशियल यूनिट्स अनसोल्ड हैं, इनमें से तुमने 10 को लेट आउट कर दिया है, 5 तो अभी भी वेकेंट हैं। तुम्हारे पास 10 कमर्शियल यूनिट्स थी अनसोल्ड, जिनमें से तुमने 5 को लेट आउट कर दिया है, 5 तो अभी भी वेकेंट है, 5 तो अभी भी वेकेंट है। बात समझ रहे हो क्या? तो इनकी बात कर रहा हूं, ये वाली 5 की और ये वाली 5 की, इनकी एनएवी क्या मानी जाएगी, इनकी एनएवी नील मानी जाएगी क्योंकि 2 साल तक आपका एसआईटी अगर अनसोल्ड रहता है, 2 साल तक अगर आपका एसआईटी अनसोल्ड रहता है तो उसका एनएवी नील लिया जाता है, ऐसा एचपी हेड में लिखा हो। चलिए पहले वाले पॉइंट का आंसर करना है कि आपने जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेट आउट करी है और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने लेट आउट करी है वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, आपको यह बताना है और टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी। तो बाबू हमको एक बात क्लियर है, अगर हमारे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, भले वो हमारा एसआईटी है, वहां से जो भी रेंटल इनकम आएगी
वहां से जो भी रेंटल इनकम आएगी वो रेंटल इनकम एचपी हेड में ही कवर होगी और कहीं नहीं जाएगी। वो आपकी एचपी हेड में ही कवर होगी, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। तो अगर आप एक रियल एस्टेट डेवलपर हो और आपने ये जो 10 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी किराए पर दी है और ये जो 5 कमर्शियल यूनिट किराए पर दी है, यहां से होने वाली इनकम, यहां से होने वाली इनकम, यहां से होने वाली इनकम कहां पर आएगी? एचपी हेड में ही आएगी। तो मुझे बताओ इन 10 आरएचपी की कितनी इनकम निकलेगी? कितनी इनकम निकलेगी? आपने लेट आउट कब से किया था? आपने लेट आउट मई से किया था। आपने लेट आउट कब से किया था? मई से किया था, मई से किया था। तो 11 महीने की इनकम निकलेगी, 11 महीने की इनकम निकलेगी। अगर रेसिडेंशियल की बात करूं तो रेसिडेंशियल का जीएवी तुमने कितना निकाला था? 15,000। 15,000 11 महीने का, ये एक यूनिट का है। कितनी यूनिट थी? 10 यूनिट थी, 10 यूनिट थी। और ये तुम्हारी जीएवी आएगी। क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। जो भी तुम्हारा जीएवी आएगा इसमें से 30% का तुम्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो 15,000 इंटू 11 इंटू 10 माइनस 30%, 11,55, 11,55। तो इसका मतलब सर सी तो आंसर नहीं है। 11,55 ए में भी है, 11,55 बी में भी है, 11,55 डी में भी है। अगर मैं कमर्शियल यूनिट की बात करूं, कमर्शियल यूनिट की बात करूं तो कमर्शियल में तुम्हारी जीएवी 22,000 आई थी 11 महीने के लिए, 5 यूनिट थी, माइनस 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, माइनस 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 22,000 इंटू 11 इंटू 5 माइनस 30%, 847, 847, 847। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? 11,55 रेसिडेंशियल यूनिट की आ रही है, 847 कमर्शियल यूनिट की आ रही है, और दोनों आपकी कहां पर टैक्सेबल होंगी? एचपी के हाथ में टैक्सेबल होंगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है पहले वाले केस में वो ए है। अगला क्वेश्चन क्या था कि अगर आप रियल एस्टेट डेवलपर ना होते और प्रॉपर्टी किराए पर देने का आपका बिजनेस होता। अब मेरी बात समझना, अगर आप रियल एस्टेट डेवलपर नहीं हो, अगर आप रियल एस्टेट डेवलपर नहीं हो तो आपकी एचपी एसआईटी नहीं है। अगर आप रियल एस्टेट डेवलपर नहीं हो तो आपकी एचपी एसआईटी नहीं है, ठीक है। अगर लेट आउट करने का आपका बिजनेस है, लेट आउट करना अगर आपका बिजनेस है, लेट आउट करना आपका बिजनेस है, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो आपकी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है वो कौन से हेड में आएगी? वो आपकी एचपी वाले हेड में आएगी। और जो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो आपकी किधर जाएगी? वो आपकी पीजीबीपी में, वो आपकी पीजीबीपी में जाएगी, वो आपकी पीजीबीपी में जाएगी। एवरीवन, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है क्या मालिक? अगर आपका प्रॉपर्टी लेट आउट करने का काम है, प्रॉपर्टी लेट आउट करने का काम है, तो रेसिडेंशियल वाली प्रॉपर्टी एचपी हेड में आएगी और कमर्शियल वाली प्रॉपर्टी पीजीबीपी में जाएगी। अभी प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर रेसिडेंशियल वाली एचपी में आएगी तो इसका आंसर 11,55 ही आएगा, इसका आंसर 11,55 ही आएगा। अब बाबू मुझे तुम सोच कर बताना, मुझे तुम सोच कर बताना, क्या पीजीबीपी वाले चैप्टर में तुमने कोई जीएवी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था? पीजीबीपी वाले चैप्टर में क्या तुमने कोई 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था? नहीं, पीजीबीपी के अंदर ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट तो एचपी वाले हेड में है। तो जब पीजीबीपी वाले हेड में कमर्शियल प्रॉपर्टी आएगी तो एक्चुअली में जितना किराया मिला है वही आपकी इनकम बनेगी। मतलब यहां पर आपको एक्सपेक्टेड रेंट वाला काम नहीं करना। एक्सपेक्टेड रेंट वाला काम आपको कहां पर करना होता है? एचपी वाले हेड में करना होता है, एचपी वाले हेड में करना होता है। जब इनकम पीजीबीपी वाले हेड में आएगी तो आप एक्चुअल रेंट को कंसीडर करोगे। एक्चुअल रेंट था 20,000 रुपए 11 महीने के लिए, 5 आपकी कमर्शियल यूनिट थी। तो 20,000 इंटू 11 इंटू 5
कितना आ रहा है? 11 लाख आ रहा है, 11 लाख आ रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? आपकी 1155 आएगी, 1155 आएगी रेसिडेंशियल यूनिट में जो कि एचपी हेड में जाएगी, और 11 लाख आएगी कमर्शियल यूनिट की जो आपकी पीजीबीपी में जाएगी। यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? डी बनेगा। उस पे क्या बनेगा सर? डी बनेगा। सर पीजीबीपी में क्या होता? पीजीबीपी में क्या होता? अगर आपने कोई एक्सपेंसेस इनकर करे होते, अगर आपने कोई एक्सपेंसेस इनकर करे होते तो वो आप यहां पर माइनस कर देते। जैसे आपने कुछ मेंटेनेंस पे खर्चा किया होता, आपने कुछ अदर खर्चे करे होते, तो वो आपको यहां पर मिल जाते। लेकिन ये आपके पास है नहीं क्वेश्चन में। पीजीबीपी के अंदर, पीजीबीपी के अंदर आपने जो भी एक्सपेंसेस इनकर करे होते आपको उसका डिडक्शन मिल जाता। लेकिन फिलहाल आपके पास क्वेश्चन में एक्सपेंसेस इनकर्ड का कोई भी डेटा नहीं है। इसके बाद थर्ड वाला काम हम लोग कर चुके हैं। फोर्थ वाले काम में आपसे पूछा गया है कि एग्जेम्पशन आपको कहां पर मिलेगी, तो हमने चेक कर लिया था कि एग्जेम्पशन आपको सी और डी के केस में मिलेगी। एग्जेम्पशन आपको सी और डी के केस में मिलेगी। इसके बाद मनीष के हाथ में फर्म से कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, कितनी इनकम टैक्सेबल होगी। तो राजा बेटा यहां पर आपके पास 10 लाख की कैपिटल थी, 10 लाख की कैपिटल पे 12% का जो ब्याज है 1,20,000 रुपए, ये टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल होगा। जो सैलरी मिल रही है 30,000 रुपए पर मंथ की, स्लीपिंग पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों टैक्सेबल नहीं होगी? क्योंकि फर्म को उसका खर्चा नहीं मिला। जितना खर्चा फर्म को अलाउ होता है उतना ही पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर कितना निकल कर आएगा? 1,20,000 रुपए निकल। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर कि जब आप यहां पर फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे थे तो आपने यहां पर एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का क्यों नहीं लिया? एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा एसआईटी के केस में, एसआईटी के केस में, एसआईटी के केस में जो स्टॉक इन ट्रेड है आपका, स्टॉक इन ट्रेड है आपका, इसमें आपको पूरे साल का ही इनकम नहीं निकालना पड़ेगा। जितने टाइम पीरियड के लिए वो लेट आउट है उतने का ही निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास एसआईटी किराए पर जा रही है, अगर आपके पास एसआईटी किराए पर जा रही है तो जितने टाइम पीरियड के लिए वो किराए पर गई है केवल आप उसी को कंसीडर करोगे। जितने टाइम पीरियड के लिए वो किराए पर गई है उसी को कंसीडर करोगे। इसमें पूरे साल का एक्सपेक्टेड रेंट नहीं निकलेगा। एसआईटी के केस में आपको एक्सपेक्टेड रेंट उतने पीरियड का ही लेना है जितने पीरियड के लिए वो लेट आउट है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। आपका जो वरुण है वो एक इंडियन सिटीजन है। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जैसे ही आपको इंडियन सिटीजन दिखाई दे इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। आप एक इंडियन सिटीजन हो और आप एंगेज्ड हो कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया, और आप शिफ्ट हो चुके हो दुबई इन द ईयर 2019 to expand his consultancy business overseas. He visits India every year to supervise his office in Delhi. तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया, इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया, याद करो हमने एक स्पेशल कैटेगरी पढ़ी थी। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में मोर देन और इक्वल टू 182 डेज हो तो सर आप नॉर्मल रूट में चले जाओगे। हम चेक कर लेंगे कि आप एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसके बेसिस पे डिसाइड कर लेंगे कि आप आरओआर हो कि आरएनओआर हो। लेकिन अगर आप ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, आप रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज अवेलेबल नहीं हो, तो उस केस में आपको 3 कंडीशन पूरी करनी होती थी। आप रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में मोर देन और इक्वल टू 120 डेज होने चाहिए। आप लास्ट 4 ईयर में मोर देन और इक्वल टू 365 डेज होने चाहिए, और आपकी जो इंडियन इनकम होनी चाहिए वो 15 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो रिलेवेंट ईयर कौन सा है? रिलेवेंट ईयर है 24-25।
और 24-25 में तुम इंडिया में केवल 100 दिन हो, केवल 100 दिन हो, केवल 100 दिन हो, केवल 100 दिन हो, यानी कि तुम इस कंडीशन को भी पूरा नहीं कर रहे। तुम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में केवल 100 दिन हो, 120 दिन नहीं हो, 120 दिन नहीं हो, तो तुम यहां पर भी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं, स्पेशल कैटेगरी में तुम फॉल नहीं कर रहे, स्पेशल कैटेगरी में तुम फॉल नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा, याद करो, हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट। डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर लगता है कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो और आप दुनिया के किसी भी कोने में टैक्स नहीं दे रहे हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में टैक्स नहीं दे रहे हो और आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा की है, तो आप डीम्ड रेसिडेंट बन जाते हो। और डीम्ड रेसिडेंट क्या होता है? एनओआर होता है, एनओआर होता है। अब प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको बता रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 ही अर्नड द फॉलोइंग इनकम, ही अर्नड द फॉलोइंग इनकम। आपने इनकम कमाई है कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया, ये आपकी इंडियन इनकम है। आपने कंसल्टेंसी बिजनेस इन दुबई 4 लाख रुपए कमाया है, ये आपकी फॉरेन इनकम है सर। आपने एग्रीकल्चर इनकम कमाई है फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन केरल, ये आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है सर, एग्जेम्प्ट इनकम है सर। इसके बाद आपने डिविडेंड कमाया है इंडियन कंपनी से 50,000 रुपए का, ये आपकी इंडियन इनकम है सर। और इंटरेस्ट का खर्चा आया है ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द अबव शेयर 15,000 रुपीज का सर। याद करो बेटा, याद करो, अदर सोर्सेस में क्या पढ़ाया था, अदर सोर्सेस में क्या पढ़ाया था कि सर अगर आपके पास डिविडेंड इनकम है, अगर आपके पास डिविडेंड इनकम है तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है, लेकिन वो डिडक्शन कितना मिलता है? वो डिडक्शन मिलता है मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम के 20% से ज्यादा का नहीं मिल सकता। डिविडेंड इनकम कितने की है? डिविडेंड इनकम 15,000 रुपए की है, सॉरी 50,000 रुपए की है। तो 50,000 का 20% कितना होता है सर? सर 50,000 का 20% होता है 10,000 रुपए। इसका मतलब सर ये हुआ कि आपको 15,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको डिडक्शन कितने का मिलेगा? आपको डिडक्शन 10,000 रुपए का मिलेगा। आपको डिडक्शन कितने का मिलेगा सर? आपको डिडक्शन 10,000 रुपए का मिलेगा। यानी कि आपकी डिविडेंड इनकम कितने की निकलेगी? 50,000 रुपए की डिविडेंड इनकम कमाई है, 10,000 रुपए का खर्चा अलाउ हो जाएगा, आपकी डिविडेंड इनकम जो निकलेगी राजा बेटा वो निकलेगी 40,000 रुपए की। वो कितने की निकलेगी? 40,000 रुपए की। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको वरुण का रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है, वरुण का रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है, और वरुण भैया जो है वो लायबल टू पे टैक्स नहीं है इन दुबई, इनको दुबई में टैक्स नहीं देना है, इनको दुबई में टैक्स नहीं देना है। तो जरा मुझे चेक करके बताओ क्या डीम्ड रेसिडेंट की कंडीशन पूरी हो रही है? क्या आप इंडियन सिटीजन हो? हां सर है। आप दुनिया के किसी भी कोने में टैक्स नहीं दे रहे हो? हां सर, आप दुनिया के किसी भी कोने में टैक्स नहीं दे रहे हो। क्या आपकी इंडियन इनकम, क्या आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है? अच्छा, जब इंडियन इनकम निकालते हैं, जब इंडियन इनकम निकालते हैं तो इंडियन इनकम में इंक्लूड करते हैं फॉरेन की बिजनेस इनकम और फॉरेन की प्रोफेशनल इनकम, जिसका कंट्रोल या फिर जिसका सेटअप कहां पर है? इंडिया में है। जिसका कंट्रोल या फिर सेटअप, जिसका कंट्रोल या फिर सेटअप इंडिया में है, इंडिया में है। तो जरा मुझे बताओ आपकी इंडियन इनकम में क्या क्या आएगा? आपकी इंडियन इनकम में ये 10 लाख आएगा। आपकी इंडियन इनकम में फॉरेन की प्रोफेशनल इनकम भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि 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 आपका सेटअप इंडिया में है, आपका सेटअप इंडिया में है, ठीक है। इसके बाद आपकी ये 40,000 रुपए की, 40,000 रुपए की आपकी डिविडेंड की इनकम आ जाएगी। यानी कि अगर आप इसकी इंडियन इनकम निकालने जाओगे तो वो आएगी 10 लाख प्लस 4 लाख प्लस आपका 40,000, यानी कि 14,40,000। क्या आपकी इनकम
15 लाख को एक्सीड कर रही है? सर नहीं कर रही। क्या आपकी इनकम 15 लाख को एक्सीड कर रही है? सर नहीं कर रही। अगर मेरी इनकम 15 लाख को एक्सीड नहीं कर रही तो राजा बेटा इसका मतलब क्या मैं डीम्ड रेसिडेंट हूं? क्या मैं डीम्ड रेसिडेंट हूं? सर आप डीम्ड रेसिडेंट नहीं हो। सर आप क्या बन चुके हो? सर आप एनआर बन चुके हो, एनआर बन चुके हो। अगर आप एनआर बन चुके हो, सोचकर बताना, अगर आप एनआर बन चुके हो तो एनआर के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? एनआर के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? सर एनआर के हाथ में केवल और केवल इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है। एनआर के हाथ में केवल और केवल इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है। अब तुम मुझे देखकर बताओ तुम्हारी इंडियन इनकम कौन सी है? सर ये 10 लाख रुपए तुम्हारी इंडियन इनकम है और ये जो डिविडेंड इनकम है ये तुम्हारी इंडियन इनकम है। ये तो फॉरेन इनकम है। जो तुमने दुबई में कंसल्टेंसी करके कमाया है, जो तुमने दुबई में कंसल्टेंसी करके कमाया है वो तो फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम है। तुमने दुबई में जो कंसल्टेंसी करके कमाया है वो तो फॉरेन इनकम है। इंडियन इनकम कितनी की है? सर इंडियन इनकम आपके पास कुल 10,40,000 की है। इंडियन इनकम आपके पास कुल 10,40,000 रुपए की है। आइए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं। मैं इसका आपको सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं। मालिक सॉल्यूशन भी देख लो इसका। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहां पर आपको डिक्लेयर करा गया है, यहां पर आपको डिक्लेयर करा गया है नॉन रेसिडेंट। आपको नॉन रेसिडेंट क्यों डिक्लेयर करा गया है? आपको नॉन रेसिडेंट क्यों डिक्लेयर करा गया है? क्योंकि आपकी इंडियन इनकम इंक्लूडिंग फॉरेन इनकम, आपकी इंडियन इनकम इंक्लूडिंग फॉरेन इनकम 14,40,000 की आ रही है, वो 15 लाख को एक्सीड नहीं कर रही। 15 लाख को एक्सीड नहीं कर रही तो आप डीम्ड रेसिडेंट नहीं हो, आप डीम्ड रेसिडेंट नहीं हो। और अगर आप डीम्ड रेसिडेंट नहीं हो तो आप नॉन रेसिडेंट हो। और नॉन रेसिडेंट के हाथ में केवल और केवल कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? केवल और केवल इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है। तो इंडियन इनकम आपकी कितनी आ रही थी? 1040। इंडियन इनकम कितने की आ रही थी? 10। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे साथ क्लास में कर रखा है। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन लगभग आपने मेरे साथ क्लास में कर रखा है। आ जाइए सर, अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आर्यन एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, आर्यन एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, काम करते हैं निश्चय लिमिटेड में और अर्न करते हैं सैलरी ऑफ 90,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर इनकी 90,000 रुपए पर मंथ की सैलरी है। 90,000 रुपए पर मंथ की सैलरी, पर मंथ की सैलरी 90,000। इनके पास 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं अल्फा लिमिटेड के, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। इन्होंने 1 जनवरी 2016 को 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदा था। 1 जनवरी 2016 को 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदा था। दीज वर एक्वायर्ड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और आपने एसटीटी पे करा था बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड द सेल ऑफ द शेयर। अगस्त 2024 में आर्यन ने एक प्लॉट चंडीगढ़ में ट्रांसफर कर दिया 70 लाख रुपए में, जो कि इसने खरीदा था मई 2016 में 22 लाख रुपए का, और आपने 1% की ब्रोकरेज पे करी है ट्रांसफर पे। ठीक है, नवंबर 2024 में अल्फा लिमिटेड ने डिसाइड किया कि वो बायबैक करेगी 50% अपने शेयर 250 रुपए पर शेयर के भाव पे। अल्फा ने बॉटबैक कर लिए प्रोपोर्शनेट शेयर फ्रॉम आर्यन। मई 2025 में आर्यन ने एक्वायर कर लिया एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कानपुर फॉर ₹40 लाख। इसकी एफएमवी ऑफ द इक्विटी शेयर 31 जनवरी 18 की दे रखी है। आपको टोटल इनकम निकालनी है आर्यन की डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ठीक है, तो क्वेश्चन में मोटा मोटा देखा जाए तो 3 ट्रीटमेंट है। क्वेश्चन में मोटा मोटा देखा जाए तो 3 ट्रीटमेंट है। एक सैलरी का ट्रीटमेंट है, एक कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट है, एक कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट है, और तीसरा बायबैक का ट्रीटमेंट, तीसरा बायबैक का ट्रीटमेंट। 3 ट्रीटमेंट आपसे यहां पर पूछे गए हैं, 3 ट्रीटमेंट आपसे यहां पर पूछे, एक एक करके टेकअप कर लेते हैं, एक एक करके टेकअप कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके टेकअप कर, नीचे यहां पे सॉल्व कर दूं।
चलिए एक एक करके हम लोग यहां पे इसको टेकअप कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे। आप मुझे बताओ, सैलरी अगर 90,000 रुपए महीना है तो साल भर की कितनी हो गई? साल भर की हो गई 10,80,000 रुपए। और आप डिफॉल्ट रिजीम में हो तो डिफॉल्ट रिजीम में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। 90,000 इंटू 12 माइनस 75,000, आपकी जो सैलरी इनकम आएगी वो आएगी 10,05,000 रुपए। इसमें कोई डाउट है सर? इसमें कोई डाउट है सर? इसमें कोई डाउट नहीं है सर। कैपिटल गेन की बात कर लेते हैं सर। सर कैपिटल गेन की बात कर ले। कैपिटल गेन की बात, हमने एक प्लॉट ट्रांसफर किया है सर। हमने एक प्लॉट ट्रांसफर किया है। प्लॉट ट्रांसफर किया है। प्लॉट कब ट्रांसफर किया था बेटा? हमने ये प्लॉट ट्रांसफर किया था अगस्त 2024 में। 23 जुलाई 24 के बाद, 23 जुलाई 24 के बाद अगर बेचते हो तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। 70 लाख का प्लॉट था, 1% का ट्रांसफर का खर्चा था, और 2016 में आपने इसको खरीदा था 22 लाख रुपए में। तो आपने 70 लाख रुपए में इसको खरीदा था। 70 लाख में से 1% की ब्रोकरेज आपने पे कर दी। 1% की ब्रोकरेज आपने पे कर दी। 70 माइनस 1%, नेट कंसिडरेशन 69.3 लाख की आ गई, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने इसे 22 लाख में खरीदा था। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का आ गया? 47.3 लाख का आ गया। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का आ गया, 112 का। फिर देखो नीचे क्या कह रहा था, नीचे क्या कह रहा था? नीचे कह रहा था, नीचे कह रहा था कि आर्यन ने एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली है कानपुर में 40 लाख रुपए की। एक बात बताओ, अगर हमने प्लॉट बेचा है, प्लॉट बेचा है और प्लॉट बेच के हमने आरएचपी खरीद ली है, तो क्या कोई एग्जेम्पशन मिलती है? प्लॉट बेच के अगर हमने आरएचपी खरीद लिया है तो क्या कोई एग्जेम्पशन मिलती है? सर मिलती है, 54F की, 54F की। आपने 40 लाख रुपए का आपने गेन कमाया है 47.3 लाख का। जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है डिवाइडेड बाय जितना आपका नेट कंसिडरेशन है, जितना आपका नेट कंसिडरेशन है। प्लॉट बेच के घर खरीदा है, अबे 54 मिलता है घर बेच के घर खरीदने पे। घर बेच के जब घर खरीदते हो, घर बेच के जब घर खरीदते हो, घर बेच के जब घर खरीदते हो तो 54 लगता है। प्लॉट बेच के घर खरीदा है तो 54F लगेगा। जितना आपका कैपिटल गेन हुआ है मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 47.3 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 69.3, तो आपको 27.3 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और आपका जो एलटीसीजी टैक्सेबल निकल कर आएगा, आपका एलटीसीजी जो टैक्सेबल निकल कर आएगा, दैट विल बी ऑफ 20 लाख। दैट विल बी ऑफ 20 लाख। ठीक है सर। इसके बाद प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब कभी भी आपके शेयर्स का बायबैक होता है, जब कभी भी आपके शेयर्स का बायबैक होता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024, जब भी आपके शेयर्स का बायबैक होता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024, तो आपके दो ट्रीटमेंट बनते हैं। आपके दो ट्रीटमेंट बनते हैं। आपके दो ट्रीटमेंट बनते हैं। एक आपके पास अदर सोर्सेस के अंदर डीम डिविडेंड आता है। अदर सोर्सेस के अंदर आपके पास डीम डिविडेंड आता है। कितना डीम डिविडेंड आता है? जितना आपको अमाउंट रिसीव होता है एट द टाइम ऑफ बायबैक। जितना आपको अमाउंट रिसीव होता है एट द टाइम ऑफ बायबैक। कितने शेयर बायबैक हुए थे? कितने शेयर्स बायबैक हुए थे? बताओ जी, कितने शेयर्स बायबैक हुए थे? सर हमारे पास 20,000 शेयर्स थे। हमारे पास 20,000 शेयर्स थे और बायबैक कितने शेयर्स का हुआ था? 50% शेयर्स का बायबैक हुआ था। 50% शेयर्स का बायबैक हुआ था और बायबैक पे हमको 250 रुपए मिले थे। बायबैक पे हमको 250 रुपए मिले थे।
यानी कि 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 250, 10,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 250, तो आपका डीम डिविडेंड कितने का आएगा? आपका डीम डिविडेंड आएगा 25 लाख रुपए का। आपका डीम डिविडेंड आएगा 25 लाख रुपए का। और दूसरा ट्रीटमेंट आपके पास होता है कि आपके पास कैपिटल गेन आता है, कैपिटल गेन आता है, बेसिकली कैपिटल लॉस आएगा। बेसिकली आपके पास कैपिटल लॉस आएगा, गेन नहीं आएगा, आपके पास कैपिटल लॉस आएगा, कैपिटल लॉस आएगा। जो शेयर्स आपके बायबैक हुए हैं, जो शेयर्स आपके बायबैक हुए हैं, उनकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नील ले ली जाती है, और इसमें से जितने में आपने वो शेयर्स खरीदे थे उसे माइनस कर दिया जाता है। आपने ये शेयर्स कब खरीदे थे? आपने ये शेयर्स 2016 में खरीदे थे 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से, 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 10,000 इंटू 200, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 20 लाख रुपए की, यानी कि आपके पास 20 लाख रुपीस का, 20 लाख रुपीस का आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आएगा। अब तुम सिचुएशन देखो, तुम्हारी सिचुएशन कितनी आ रही है? अब तुम सिचुएशन देखो, तुम्हारी सिचुएशन कितनी आ रही है? तुम्हारे पास सैलरी इनकम आ रही है, तुम्हारे पास सैलरी इनकम आ रही है 10,05,000 की, 10,05,000 की। कैपिटल गेन में तुम्हारे पास एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 20 लाख रुपए का। ये देखो, ये देखो, प्लॉट वाले पे 20 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, और तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी आ रहा है 20 लाख रुपए का। यानी कि आपकी कैपिटल गेन की इनकम कितने की हो जाएगी? नील हो जाएगी। और अदर सोर्सेस में तुम्हारे पास डीम डिविडेंड आ रहा है, डीम डिविडेंड आ रहा है 25 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का। यानी कि तुम्हारे पास इनकम कितने की आ जाएगी? तुम्हारे पास जीटीआई आ जाएगी 35,50,000 रुपए की, और तुम्हारे पास कोई भी डिडक्शंस नहीं है, तो यही तुम्हारी टोटल इनकम भी बन जाएगी, यही तुम्हारी टोटल इनकम भी बन जाएगी 35,50,000। बैड डेट बाबू, ये मैंने आपको बायबैक में पढ़ाया होगा, अदर सोर्सेस में। एक बारी मैराथन देख लेना, एक बारी मैराथन देख लेना। सॉरी, 35,05,000, 35,05,000, 35,05,000। आंसर चेक कर लो, आपके पास 35,50,000 रुपए निकल कर, 35,50,000 रुपए निकल कर आ जाए। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं मालिक, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है? मिस्टर सूरज, जिनकी एज 40 साल की है, आपको सबमिट कर रहे हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 25। अमोक बेटा, अमोक बेटा, अमोक बेटा, 23 जुलाई 24 के बाद का ट्रांसफर है, इसलिए नहीं हुआ जी। 22F है, बायबैक 22F है। ये जो मैंने आपको बायबैक का भी ट्रीटमेंट बताया, ये जो मैंने आपको बायबैक का ट्रीटमेंट बताया 1/10/2024 ऑनवर्ड, ये आपका 222F में आता है, ठीक है। सूरज 40 साल का है, सबमिट कर रहा है आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एम्प्लॉयड है एबीसी लिमिटेड में, और यहां पर इसको सैलरी इनकम होती है 10,50,000 रुपए की, और क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कंप्यूटेड है, मतलब कि डिडक्शन वगैरह यहां पर माइनस हो रखी है। आप एंगेज्ड हो स्पेक्यूलेशन और नॉन स्पेक्यूलेशन के धंधे में, और आपने प्रॉफिट कमाया है स्पेक्यूलेशन से 60,000 रुपए का, और आपने लॉस कमाया है नॉन स्पेक्यूलेशन से 40,000 रुपए का। आप मुझे बताओ, क्या नॉन स्पेक्यूलेशन का लॉस स्पेक्यूलेशन की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा? बताओ,
बताओ 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 बताओ। क्या नॉन स्पेक्यूलेशन का लॉस, नॉन स्पेक्यूलेशन का लॉस स्पेक्यूलेशन की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा? सर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास 60,000 रुपीज की स्पेक्यूलेशन की इनकम है, 40,000 रुपए का नॉन स्पेक्यूलेशन का लॉस है, एडजस्ट हो जाएगा। 20,000 रुपीज की आपके पास पीजीबीपी इनकम आ जाएगी। 20,000 रुपीज की आपके पास पीजीबीपी इनकम निकल कर आ जाएगी। पीजीबीपी इनकम 20,000 की आ जाएगी। आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 80,000 रुपए का, और लॉटरी ऑन विनिंग्स है 20,000 रुपीज की, 20,000 रुपीज। इसके बाद आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 30,000 रुपए का। अब मुझे बताओ, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है? क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है? सर नहीं एडजस्ट हो सकता, नहीं एडजस्ट हो सकता। आपको इस 30,000 रुपए को क्या करना पड़ेगा? सर ये 30,000 रुपए आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। सूरज है, इसके 2 बच्चे हैं, एक मैरिड डॉटर है रिया, 17 साल की है, मतलब माइनर है। रिया माइनर है, माइनर मैरिड डॉटर है। और एक सन है राज, 16 साल का है, सन भी यहां पर क्या है सर? माइनर है। मतलब इसके 2 माइनर बच्चे हैं, 2 माइनर बच्चे हैं, एक डॉटर माइनर है और एक सन माइनर है। रिया को इंटरेस्ट इनकम होती है 1200 रुपए की और 2,000 रुपए की रिस्पेक्टिवली। रिया को 1200 रुपए की और राज को 200 रुपए की। रिया को 1200 रुपए की और राज को 2,000 रुपए की। He transferred a flat to Ria on 1st April 2024 on the account of natural love and affection. This flat was let out from the date, generated a rental income of 5,000 per month. इसने अपनी माइनर मैरिड डॉटर को, इसने अपनी माइनर मैरिड डॉटर को, माइनर मैरिड डॉटर को, माइनर मैरिड डॉटर को एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया, एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। और वहां पर रिया ने 5,000 रुपए महीने की इनकम कमाई। अभी प्लीज मेरी बात को सुनना, प्लीज मेरी बात को सुनना। मैं आपको एक चीज बताऊं सर, आप लोगों ने एचपी वाले हेड में, एचपी वाले हेड में एक डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एचपी ट्रांसफर करी है टू माइनर चाइल्ड, टू माइनर चाइल्ड, तो डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट लगता है। अगर आप माइनर चाइल्ड को, अगर आप माइनर चाइल्ड को एचपी ट्रांसफर करते हो तो डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट लगता है, वहां पे क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगते। अगर आप माइनर चाइल्ड को एचपी ट्रांसफर करते हो तो वहां पर क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगते, वहां पर आप डीम्ड ओनर होते। मतलब सूरज अगर माइनर चाइल्ड को एचपी ट्रांसफर करता है तो सूरज को डीम्ड ओनर माना जाएगा और इनकम एचपी हेड में लगेगी, एचपी हेड में लगेगी। लेकिन अगर आपको याद हो तो यहां पर इसका एक एक्सेप्शन था, माइनर मैरिड डॉटर। मतलब अगर आप माइनर मैरिड डॉटर को अगर आप एचपी ट्रांसफर करते हो तो डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। अगर आप माइनर मैरिड डॉटर को एचपी ट्रांसफर करते हो तो क्लबिंग के प्रोविजन लगते हैं। बात समझा क्या? बात समझा क्या? बात समझा? पल्ले पड़ी? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप माइनर चाइल्ड को एचपी ट्रांसफर करते हो तो क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगते, आपको डीम्ड ओनर माना जाता है, इनकम आपके हाथ में ही असेस्ड होती है एचपी हेड में। लेकिन अगर आप माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर करते हो तो डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, तो डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, वो एक्सेप्शन में चला जाता है। और क्लबिंग के जो प्रोविजन होते हैं बेटा, क्लबिंग के जो प्रोविजन होते हैं वो यहां पर एप्लीकेबल होते हैं।
यानी कि हमारे इस वाले केस में क्लबिंग के प्रोविजन लगेंगे, क्लबिंग के प्रोविजन लगेंगे, क्लबिंग के प्रोविजन लगेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आपको बताया गया है कि सूरज ने मेडिकल इंश्योरेंस दिया है 22,000 रुपए का, अपनी हेल्थ को इंश्योर करने के लिए, स्पाउस की हेल्थ को इंश्योर करने के लिए, डिपेंडेंट चाइल्ड की हेल्थ को इंश्योर करने के लिए, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, यहां पर आपने 22,000 रुपए खर्च करे हैं। इसके बाद आपने 33,000 रुपीज खर्च करे हैं इंश्योर द हेल्थ ऑफ हिज मदर, मदर की हेल्थ को इंश्योर करने के लिए 67,000 की है, जो कि उन पे डिपेंडेंट नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। 80D में पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आपने 20,000 रुपए मेडिकल एक्सपेंसेस पे खर्च करे हैं अपने पापा के ऊपर, जो कि 71 ईयर्स के हैं, पापा भी आप पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आपने 6,000 रुपए कंट्रीब्यूट करे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में। जो 6,000 रुपए आपने कंट्रीब्यूट करे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में, वो आपकी फैमिली में कवर होंगे, तो टोटल हो गया 28। लेकिन मैक्सिमम कितना मिलेगा, मैक्सिमम कितना मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा 25। पेरेंट्स के ऊपर आपने कितना खर्चा किया है सर? मम्मी के ऊपर 33,000 रुपए खर्च कर दिए हैं, पापा के ऊपर 20,000 रुपए खर्च कर दिए हैं, टोटल पेरेंट्स पे आपने 53 खर्च कर दिए हैं। मैक्सिमम कितना मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा 50,000, यानी कि आपके परिवार का 25 मिल जाएगा और पेरेंट्स का 50 मिल जाएगा, विच मीन्स आपके पास 80D में 75,000 रुपीज का डिडक्शन निकल कर। ठीक है, कंप्यूट करनी है टोटल इनकम सूरज की। एज्यूम करके चलना है कि सूरज की टोटल इनकम मिसेस सूरज से ज्यादा है, यानी कि क्लबिंग के प्रोविजन सूरज के हाथ में निकलेंगे, और सूरज ने एक्सरसाइज कर लिया है शिफ्ट आउट करने का ऑप्शन, यानी कि आपको ओल्ड रिजीम में इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करके चलना है। ओल्ड रिजीम में आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करके चलना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, जल्दी से कर लेते हैं हम लोग, जल्दी से कर लेते हैं। तो सैलरी हेड में, सैलरी हेड में हमारे पास कितना आ रहा था सर? सर सैलरी हेड में क्वेश्चन ने हमको बताया था 10,50,000 आ रहा है, तो सैलरी हेड में 10,50,000 आ रहा है। इसके बाद एचपी हेड में इनकम नहीं थी, पीजीबीपी हेड में इनकम है, पीजीबीपी हेड में 20,000 की इनकम आ रही है, पीजीबीपी हेड में 20,000 की इनकम। कैपिटल गेन वाले हेड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा था 80,000 रुपए का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैरी फॉरवर्ड हो गया था। अदर सोर्सेस में आपके पास लॉटरी की इनकम आ रही थी, कितने रुपए की लॉटरी थी? 20,000 रुपए की लॉटरी थी। इसके अलावा अब आपकी क्लबिंग होगी, क्लबिंग में इनके दो माइनर बच्चे हैं, एक राज है और एक रिया है, राज के पास ये 2,000 रुपए का इंटरेस्ट इनकम है, राज के पास 2,000 रुपए का इंटरेस्ट इनकम है। सर राज का 1,500 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जब माइनर की इनकम पेरेंट के हाथ में क्लब होती है तो ओल्ड रिजीम के अंदर 1,500 रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है, 2,000 में से 1,500 जाएगा तो राज के 500 रुपए टैक्सेबल होंगे। रिया की अगर मैं बात करूं तो रिया का 1,200 रुपए इंटरेस्ट इनकम था। इसके अलावा रिया को 5,000 रुपए महीने की रेंटल इनकम आती थी। सर रेंटल इनकम आती है तो 5,000 इंटू 12 करो, 60,000 हो जाएगा। और सर यहां पर आपको पता है क्योंकि ये एचपी की इनकम है, तो एचपी में 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। तो मालिक 5,000 इंटू 12 माइनस 30%, यानी कि रिया की एचपी इनकम कितने की है? 42,000 की है। रिया की एचपी इनकम 42,000 रुपीज की, तो रिया की टोटल इनकम हो गई 43,200। रिया का भी 1,500 रुपए एग्जेम्प्ट होगा। जितने माइनर बच्चे होते हैं सब माइनर बच्चों की एग्जेम्पशन मिलती है, तो 1,200 प्लस 42,000 माइनस 1,500 41,700। इसको प्लस कर देंगे तो जीटीआई आ जाएगी
1050 प्लस 20 प्लस 80 प्लस 20 प्लस 500 प्लस 41 700, 12,12,200, 12,12,200। और इसमें से 75,000 रुपए का आपको 80D का डिडक्शन मिल जाएगा। 80D 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 के 75,000 माइनस हो जाएंगे, 11,37,200 आपकी इनकम आ जाएगी। 11,37,200 आपकी इनकम आ जाएगी। इस पूरे क्वेश्चन में केवल एक चीज बढ़िया थी, इस पूरे क्वेश्चन में केवल एक चीज बढ़िया थी, ये रिया वाला ट्रीटमेंट। इस पूरे क्वेश्चन की जान, इस पूरे क्वेश्चन की जान ये वाला ट्रीटमेंट था। जिस बच्चे का ये वाला ट्रीटमेंट ठीक हो गया उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी था। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में कोई ट्रीटमेंट टफ नहीं था, सारे ट्रीटमेंट बहुत इजी थे। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 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 एग्जामिन करनी है एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस। आपको टीडीएस के बारे में बताना है कि लगेगा कि नहीं लगेगा इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, पहला रिया माइनर मैरिड नहीं होती तो एचपी आ जाता, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ बिल्कुल। अक्षित कह रहे हैं सर पेपर में साथ चल सकते हो, फोटो दे दूंगा, प्रिंट आउट निकाल लेना, ले चलना, कोई दिक्कत नहीं। जीता जागता हुआ तो नहीं आ पाऊंगा, तस्वीर ले जाना। हाँ, क्या कह रहा था मैं आपसे, नेक्सस टेक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, रिपोर्टेड अ टर्नओवर ऑफ 12 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। पिछले साल इसका टर्नओवर 12 करोड़ का था। पिछले साल इसका टर्नओवर 12 करोड़ रुपए का था, 12 करोड़ रुपए का। यानी कि ये अपने पास क्या है, यानी कि ये अपने पास एक बड़ा बायर है। यानी कि ये अपने पास क्या है, एक बड़ा बायर है। बड़ा बायर कौन होता है, जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का होता है। जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, बड़ा बायर बोलते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 द कंपनी मेड द फॉलोइंग परचेजेस फ्रॉम द रेसिडेंट सेलर। आपने परचेजेस करी है, मतलब बायर कराए, आपने बाय करा है। कितने का बाय करा है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा है 60 लाख रुपए का। आपने रॉ मटेरियल खरीदा है 60 लाख रुपए का। 25 लाख रुपए का अप्रैल में खरीदा है, 35 लाख रुपए का जुलाई में खरीदा है। पेमेंट ऑफ 20 लाख वॉज मेड, पेमेंट ऑफ 20 लाख वॉज मेड इन जून एंड द रिमेनिंग पेमेंट वॉज मेड इन सितंबर। वेंडर ए ने अपना पैन फर्निश नहीं किया। वेंडर ए ने अपना पैन फर्निश नहीं किया। वेंडर ए ने अपना पैन फर्निश नहीं किया। बताओ सर क्या होगा, बताओ सर क्या होगा। सर 194 क्यू में आपका टीडीएस का रेट क्या है, 194 क्यू में आपके टीडीएस का रेट है 0.1%। 194 क्यू में आपका टीडीएस का रेट क्या है, आपका टीडीएस का रेट है 0.1%। 0.1% से टीडीएस कटता है जब आप 50 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट करते हो। हमारे केस में 60 लाख रुपए की पेमेंट है, 60 लाख रुपए की पेमेंट है, तो 60 में से 50 चला जाएगा, 60 में से 50 चला जाएगा। आपको 10 लाख पे टीडीएस काटना है 0.1% का, 0.1%। लेकिन अगर सेलर आपको पैन ना दे, अगर सेलर आपको पैन ना दे तो आपको टीडीएस किस रेट से काटना होता है, 5% से काट। यानी कि इस केस में क्या होगा सर, इस केस में क्या होगा, 194 क्यू लगेगा, 194 क्यू लगेगा। 60 लाख का माल खरीदा है, 60 में से 50 पे तो टीडीएस लगना ही नहीं है, 60 में से 50 पे तो टीडीएस लगना ही नहीं है, 10 लाख पे टीडीएस लगना है। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने अपना पैन नहीं दिया तो हम 5% का टीडीएस लगा देंगे। तो 10 लाख का 5% आपको 50,000 का टीडीएस यहां पर काट के चलना पड़ेगा। वेंडर बी से आपने 48 लाख का माल खरीदा है। वेंडर बी से आपने 48 लाख का माल खरीदा है, तो यहां पर तो 194 क्यू
लगेगा ही नहीं। 194 क्यों तब लगता है जब 50 लाख रुपए से ज्यादा का माल खरीदो, 50 लाख से ज्यादा का माल खरीदो, 50 लाख से ज्यादा का माल खरीदो। यहां पे तो 48 लाख का माल खरीदा है, वेंडर बी से 48 लाख का माल खरीदा है, तो वेंडर बी का टीडीएस नहीं काटेंगे, वेंडर ए का 50,000 रुपए का टीडीएस कटेगा, वेंडर ए का 50,000 का टीडीएस कटेगा। तो आपको टीडीएस यहां पे डिडक्ट करना है कितने के ऊपर, 10 लाख रुपए के ऊपर काटना है। क्योंकि सामने वाले ने पैन नहीं दिया है तो आपको 5% का टीडीएस काटना है, यानी कि 50,000 का टीडीएस कटेगा। वेंडर बी के ऊपर 194 क्यों लगेगा ही नहीं, क्योंकि 50 लाख का थ्रेशोल्ड है, 50 लाख का थ्रेशोल्ड है और आपने 48 लाख का माल खरीदा है, तो आपको यहां पे कोई टीडीएस काटना ही नहीं। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है सर, 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 अगला पॉइंट क्या है। इन जनवरी 2025 सुमित एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ हैविंग टर्नओवर ऑफ 1.2 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। तो पिछले साल आपका टर्नओवर 1.2 करोड़ का था। आप एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में गए हो एबीसी लिमिटेड के साथ, एक रेसिडेंट कंपनी है जिसमें 5,40,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। मिस्टर सुमित मेड द पेमेंट इन फरवरी 2025 एंड एबीसी लिमिटेड हैज नॉट प्रोवाइडेड इट्स पैन टू मिस्टर सुमित। यहां पर क्या हो रहा है, एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है। तो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर 194C, 194C, 194C। यहां पर आपको पेई ने पैन फर्निश नहीं किया, यहां पर आपको पेई ने पैन फर्निश नहीं किया, पेई ने पैन फर्निश नहीं किया। और पेई अगर आपको पैन फर्निश नहीं करता तो टीडीएस किस रेट से लगेगा, 20% से लगेगा। टीडीएस किस रेट से लगेगा, 20% से लगेगा। हमेशा याद रखना कि जब आप टीडीएस काटोगे तो जीएसटी की अमाउंट को इंक्लूड नहीं करोगे। जीएसटी की अमाउंट पे आपको टीडीएस नहीं काटना होता है। जीएसटी की अमाउंट को हटा के जो वैल्यू होती है, जीएसटी की अमाउंट को हटा के जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू पे आपको टीडीएस काटना होता है। यानी कि आप यहां पे टीडीएस किस वैल्यू पे काटोगे मालिक, आप यहां पे टीडीएस 5,40,000 रुपए पे काटो। आप यहां पे टीडीएस किस वैल्यू पे काटोगे मालिक, 5,40,000 पे काटो। तो ये देखिए, क्योंकि आपने पैन फर्निश नहीं किया तो टीडीएस का रेट 20% होगा, और टीडीएस 20% किस वैल्यू पे लगेगा, 5,40,000 पे लगेगा। ये किस पे लगेगा, 5,40,000 रुपए पे लग जाएगा। एवरीवन ओके, रिपोर्ट है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे टोटल इनकम का क्वेश्चन है। इसके बाद आपका आज का सेशन समाप्त हो जाए, इसके बाद आपका आज का सेशन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। मिस्टर शोभित एक इंडिविजुअल है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, 54 इयर्स के हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्पेयर पार्ट्स की ऑफ द कार, मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हैं, रेगुलरली अपना रिटर्न फाइल करते हैं। इनका प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट शो कर रहा है 57,25,000। इनका प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट शो कर रहा है 57,25,000 रुपीज का। ठीक है, ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ साथ कॉपी करते चलना। मैं थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन करूंगा एंड देन आपको मेन सॉल्यूशन पे चेक करवा दूंगा। तो नेट प्रॉफिट आ रहा है 57,25,000 रुपीज का। यहां पे मैं कौन सी इनकम निकाल रहा हूं, यहां पे मैं पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, क्या कह रहा है सर, आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है 57,25,000 का, आफ्टर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग। आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग। पहली एंट्री क्या है, पहली एंट्री क्या है, ड्यूरिंग द ईयर शोभित ने परचेज किया है प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹55 लाख, फॉर विच ही टुक अ लोन फ्रॉम अ शेड्यूल बैंक। डेट ऑफ लोन इज May 2024, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11%। असेट आपने खरीदी है जुलाई 24 में और आपने पुट टू यूज करी है सितंबर 24 में। आपने एंटायर इंटरेस्ट को पीएल में डेबिट कर दिया, आपने एंटायर इंटरेस्ट को पीएल में डेबिट कर दिया। राजा बेटा, हमने क्लास में क्या पढ़ा था, जब मैं आपको एक्चुअल कॉस्ट
ऑफ असेट पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको ये ट्रीटमेंट सिखाया था कि जब तक आपकी असेट पुट टू यूज नहीं हो जाती, जब तक आपकी असेट पुट टू यूज नहीं हो जाती, तब तक का इंटरेस्ट आपको कैपिटलाइज करना होता है, वो असेट की कॉस्ट में ऐड होता है, वो पीएल में नहीं जाता। यानी कि मई 2024 से लेकर 31 अगस्त तक का जो ब्याज है, मई 24 से लेकर 31 अगस्त तक का जो ब्याज है, मई 24 से लेकर 31 अगस्त तक का जो ब्याज है, ये ब्याज आपकी असेट की कॉस्ट में ऐड होगा। ये पीएल में नहीं जाएगा, ये पीएल में नहीं जाएगा, आप इस पे डेप्रिसिएशन लोगे, आप इस पे डेप्रिसिएशन लोगे। तो 4 महीने का ब्याज तुमने पीएल में गलत डेबिट किया हुआ है, 4 महीने का ब्याज तुमने पीएल में गलत डेबिट किया हुआ है, गलत डेबिट किया हुआ है। तो 55 लाख पे 11% 4 महीने के लिए ये आता है 2,01,667। इतना ब्याज तुमने अपने पास पीएल में गलत डेबिट किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ कि आपकी मशीन कितने की पड़ी? आपको मशीन 55 लाख, आपको मशीन 55 लाख प्लस 2,01,667 रुपए की पड़ी। यानी कि आपको मशीन कितने की पड़ी? आपको मशीन पड़ी है 57,01,667 रुपए की, और आपको अब इस पे क्या मिलेगा? आपको इस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, आपको इस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, 1/4/2024 को जो प्रोडक्शन मैनेजर है वर्किंग इन द फैक्ट्री ऑफ मिस्टर शोभित टुक द वॉलंटरली रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस, उसने वॉलंटरली रिटायरमेंट ले लिया। शोभित ने उसको 8 लाख रुपए एज अ कंपनसेशन दिए फॉर हिज सर्विसेज ऑफ द वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अब देखो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो VRS होता है इसका आपको डिडक्शन 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, इसका डिडक्शन आपको 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। आपने पूरा खर्चा एक साथ पीएल में डेबिट कर दिया, आपने पूरा खर्चा एक साथ डेबिट कर दिया, मतलब आपने गलती कर दी, गलती कर दी। आपको डेबिट करना चाहिए था, आपको डेबिट करना चाहिए था 8 लाख डिवाइड बाय 5, आपको डेबिट करना चाहिए था 1,60,000 रुपए, आपको डेबिट करना चाहिए था 1,60,000 रुपए, लेकिन आप डेबिट करके बैठ गए हो 8 लाख रुपए। तो आपने वॉलंटरली रिटायरमेंट का खर्चा कुछ गलत डेबिट करा हुआ है, कुछ गलत डेबिट करा हुआ है। कितना गलत डेबिट करा हुआ है? आपने 8 लाख डेबिट कर दिया है, जबकि 1,60,000 डेबिट होना चाहिए था। यानी कि आपने 6,40,000 रुपए गलत डेबिट करे हुए हैं। तो जो भी खर्चा गलत डेबिट हुआ है उसे रिवर्स कर दो, एड बैक कर दो, एड बैक कर दो। ठीक है सर। तीसरा पॉइंट देखो, शोभित ने रॉ मटेरियल खरीदा है कमल एंड सन से, जो कि एक माइक्रो एंटरप्राइज है, और इसने हितेश एंड सन से माल खरीदा है जो कि एक मीडियम एंटरप्राइज है, फॉर 51,000 एंड 75,000 रिस्पेक्टिवली। 51,000 और 75,000 रुपए के लिए खरीदा है, 51,000 रुपए और 75,000 रुपए के लिए खरीदा। एज पर द रिटन एग्रीमेंट विद बोथ ऑफ देम, पेमेंट आपको करनी चाहिए थी 10 अप्रैल 2025 तक। शोभित ने कमल को पेमेंट कर दी है 9 अप्रैल 2025 को, और हितेश को पेमेंट करी है 15/11/25। सर याद करो सेक्शन 43B, 43B, अगर आपने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट आपकी टाइमली होनी चाहिए। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को जो पेमेंट करनी है वो टाइम से करनी चाहिए। क्या 43B में मीडियम एंटरप्राइज को इंक्लूड करा जाता है? सर 43B में मीडियम एंटरप्राइज को इंक्लूड नहीं करा जाता। यानी कि आपने हितेश, जो कि एक मीडियम एंटरप्राइज है, उसको 10 अप्रैल को पैसा देना था, लेकिन आपने 15 नवंबर को दिया, तो यहां पर 43B नहीं लगेगा, यहां पर 43B नहीं लगेगा।
क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 43B नहीं है। 43B आपका स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए है। तो यहां पर आपने पेमेंट टाइम से करी नहीं करी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइक्रो पे 43B लगेगा, माइक्रो पे 43B लगेगा, लेकिन आपने इसका पेमेंट टाइम से कर दिया है। माइक्रो का पेमेंट आपने टाइम से कर दिया है, यानी कि कोई भी खर्चा यहां पर डिसअलाउ नहीं होगा। यहां पर आपको कोई खर्चा डिसअलाउ नहीं होगा, यानी कि आपने सही खर्चा अपने पीएल में डेबिट कर रखा है। तो इसका क्या करना पड़ेगा सर? इग्नोर करना पड़ेगा सर। इसको क्या करना पड़ेगा? थर्ड वाले का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, थर्ड वाले का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। खर्चा पीएल में जाना चाहिए था, पीएल में गया हुआ है, आपको इसका कुछ नहीं करना है। इसके बाद कहता है कि आपने 20% बेसिक सैलरी का कंट्रीब्यूट करा है 80CCD में और आपने इसको पीएल में डेबिट कर दिया है। बेसिक सैलरी आपकी 10 लाख रुपए की है और आपका जो डीए है वो 40% का है, जो रिटायरमेंट का पार्ट बनता है। मालिक, हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है सर? सर हम लोगों ने पीजीबीपी में पढ़ रखा है, हम लोगों ने पीजीबीपी में पढ़ रखा है कि आप मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू 80CCD यानी कि एनपीएस में कितना कर सकते हो? सर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो 14% बेसिक सैलरी का और रिटायरमेंट वाले डीए का, और रिटायरमेंट वाले डीए का। तो आपकी बेसिक सैलरी 10 लाख की है, रिटायरमेंट वाला डीए 40% है, 40% है यानी कि 4 लाख है। तो 14 लाख का 14% यानी कि 196 आप कर सकते हो, 196 आप कर सकते हो। लेकिन आपने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना किया है? आपने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना किया है? आपने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना किया है? आपने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन करा है 20% ऑफ बेसिक सैलरी का, यानी कि आपने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन करा है 2 लाख रुपए का। एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना है? 80CCD में एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितने का है? 4,000 रुपए का है। वो 4,000 रुपए आपको यहां पर क्या करने पड़ेंगे? रिवर्स करने। ये 4,000 रुपए आपको यहां पर रिवर्स करने पड़ेंगे। इसके बाद आपने जो डेप्रिसिएशन पीएल में डेबिट कर रखा है, आपने जो डेप्रिसिएशन पीएल में डेबिट कर रखा है वो 27,50,000 रुपए का है। तो मैं बुक्स वाला डेप्रिसिएशन एड बैक कर दे रहा हूं, जो बुक्स वाला डेप्रिसिएशन है वो मैं एड बैक कर दे रहा हूं 27,50,000 रुपए। इसके बाद आपको 13,850 रुपए का इनकम टैक्स का रिफंड आया है, जिसमें से 3,850 रुपए आपका इंटरेस्ट है रिफंड पे। आपने एंटायर अमाउंट को पीएल में क्रेडिट कर रखा है। इनकम टैक्स का रिफंड क्या बिजनेस इनकम होती है? इनकम टैक्स का रिफंड क्या बिजनेस इनकम होती है? नहीं, इनकम टैक्स का रिफंड बिजनेस इनकम थोड़ा ना होती है, उसको आपको हटाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ, 13,850 का रिफंड आया है, जिसमें 3,850 रुपए इंटरेस्ट है रिफंड पे, इंटरेस्ट है रिफंड पे। तो ये जो 3,850 इंटरेस्ट है रिफंड पे, ये आपकी कौन सी इनकम है? ये आपकी अदर सोर्स की इनकम, ये आपकी अदर सोर्स की इनकम, ये आपकी अदर सोर्स की इनकम। इसके बाद कहता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। शोभित ने परचेज करा एक नया कंप्यूटर 31 अगस्त को और पुट टू यूज कर लिया सेम डे पे। पेमेंट उसने कैसे करी? पेमेंट उसने कैसे करी? 28,000 रुपए कैश में दे दिया 31 अगस्त को। आप मुझे बताओ, अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश पेमेंट करोगे तो क्या उसे असेट की कॉस्ट में इंक्लूड करा जाएगा? नहीं करा जाएगा सर। अगर आपने 28,000 रुपए कैश में दे दिए तो इसे इंक्लूड नहीं करा जाएगा इन द कॉस्ट ऑफ असेट। ये आपकी कॉस्ट ऑफ असेट का पार्ट नहीं है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ असेट का पार्ट नहीं है, नहीं। इस पे आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, इस पे आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा।
आपने 25,000 रुपए अकाउंट पे ही चेक से दिए ऑन 5/9/24 एज अ बैलेंस कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर, तो इसे आपका कंसीडर करा जाएगा। कंप्यूटर आपने 31 अगस्त को खरीदा, 31 अगस्त को ही पुट टू यूज कर दिया, मतलब कि पीरियड ऑफ पुट टू यूज 180 डेज से ज्यादा है। यहां पर आपको इस 25,000 पे 40% का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, 10,000 रुपए। आपको 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पे मिल जाएगा, 10,000 का डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पे मिल जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि WDV ऑफ डिफरेंट असेट एज ऑन 1 अप्रैल, एज ऑन 1 अप्रैल, एज ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को आपके पास प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख की थी, इस 8 लाख पे आपको 15% मिल जाएगा, 1,20,000 का डेप्रिसिएशन। आपके पास फैक्ट्री बिल्डिंग थी, फैक्ट्री बिल्डिंग पे 10% मिल जाएगा, 64,500 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, 64,500 का डेप्रिसिएशन। इसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि आपने डिफॉल्ट रिजीम से ऑप्ट आउट कर लिया है, यानी कि आप ओल्ड रिजीम में हो, आप ओल्ड रिजीम में हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, तो आपको नई वाली मशीन पे, नई वाली मशीन पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये जो आपकी नई मशीन थी, ये जो आपकी नई मशीन थी, ये जो आपकी नई मशीन थी, जिसको आपने 1 सितंबर को पुट टू यूज किया है, 1 सितंबर को पुट टू यूज किया है, इस वाले पे 57,01,667, मैं यहां पे लिख लेता हूं 57,01,667। इस पे आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा 15% का, इस पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा 15% का, और इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा 20% का, इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा 20% का। तो टोटल 35% का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। 57,01,667 का 35%, ये आपके पास आ रहा है टोटल डेप्रिसिएशन 19,95,583। जरा टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका डेप्रिसिएशन है, ये आपका डेप्रिसिएशन है, ये आपका डेप्रिसिएशन है, और ये आपका डेप्रिसिएशन। तो टोटल कितने डेप्रिसिएशन है? 1, 2, 3 और 4। टोटल 4 डेप्रिसिएशन है आपके पास। 10,000 प्लस 120 प्लस 64,500, 19,95,583, 21,90,083, 21,90,083। ज्ञानेंद्र बेटा वो 10% 80 CCD डिडक्शन के लिए है, पीजीबीपी में 14% ही लेना है आपको। 21,90,083, 21,90,083 डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स का 21,90,083, 21,90,083, 21,90,083। तो मैं एक बार जरा डेप्रिसिएशन की फिगर चेक करना चाहूंगा कि हमारी डेप्रिसिएशन की फिगर ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। 64,500, 120 और 10, 855 और एडिशनल जरा मिला लो, 11,43,33, 10,49,750, 10,49,7, 21,90,083 मैच कर रही है, मैच कर रही है, 21,90,083 मैच कर रही है। इसके बाद क्या कहता है सर? इसके बाद क्या कहता है? इसके बाद कहता है कि आपने 50,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है ऑन द लाइफ ऑफ हिज फादर हु इज डिपेंडेंट ऑन हिम, द सम एश्योर्ड इज 8 लाख एंड द पॉलिसी वाज टेकन ऑन 1/4/15। मुझे सोचकर बताओ, अगर आपने पापा का लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो क्या 80C में रिडक्शन मिलेगा? सर नहीं मिलेगा। 80C में आपको आपका, स्पाउस का और बच्चों का मिलता है, माता पिता का नहीं मिलता है। इसके बाद आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है अपनी मैरिड डॉटर का, बच्चा होना चाहिए, अपना होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए।
चाहे मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे डिपेंडेंट हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, 80C में रिडक्शन मिल जाएगा। आपका जो सम एश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए का है और पॉलिसी 1417 की है, 10% की लिमिट लगेगी, यानी कि ये 45,000 का 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। 80C में ये 45,000 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। 1 अक्टूबर 2024 को आपने 1.5 करोड़ रुपए कैश में विड्रॉ करे हैं अपने 2 करंट अकाउंट से, जो कि आपके पीएनबी ऑफ इंडिया में थे। इसके अलावा आपने कोई भी विड्रॉल नहीं किया। ये डेटा आपको क्यों दिया हुआ है? ये डेटा दिया हुआ है ताकि आप 194N का टीडीएस निकाल सको। 1 करोड़ के ऊपर आपने जो विड्रॉल किया है उस पे 2% का आपका टीडीएस लगेगा। 1 करोड़ के ऊपर का आपका जो विड्रॉल है उस पे आपका 2% का टीडीएस लगेगा। तो ये टीडीएस के लिए डेटा दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो एफ वाली एंट्री है, एफ वाली एंट्री है, ये एंट्री आपकी इंपॉर्टेंट है। एफ वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये कैपिटल गेन की एंट्री है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पहले एक काम करता हूं, मैं पीजीबीपी की इनकम निकाल लेता हूं, इसके अलावा पीजीबीपी में और कुछ नहीं है। पीजीबीपी की इनकम निकाल लेते हैं। 5725 2,01,667 640 4,000 2750 माइनस 13,850 और माइनस 2190 083। मेरे पास आ रहा है 71,16,734। एक बार वापस से चेक कर लेते। 5725 2,01,640 71,16,734 71,16,734 ये पीजीबीपी की इनकम आएगी, आ रही है। पीजीबीपी की इनकम हमारी मैच कर गई है। पीजीबीपी की इनकम मैच कर गई है। अदर सोर्स में एक ही इनकम है 3,850, वो भी हमारी मैच कर चुकी, वो भी हमारी मैच कर चुकी है। अब बस हमें कैपिटल गेन का काम करना है और ये वाला जो पार्ट है ना कैपिटल गेन का, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आराम से समझना, हौली हौली करके। इस वाले पार्ट को आराम से समझना, हौली हौली करके, हौली हौली करके। मिस्टर शोभित ने हैड सोल्ड आपको इतिहास के बारे में बता रहा है, इतिहास के बारे में बता रहा है। मिस्टर शोभित हैड सोल्ड अ हाउस ऑन 30 मार्च 2022 एंड डिपॉजिटेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन of 25 lakh rupees in the capital gain account scheme by the due date of filing the return of income of that year। तो इसने क्या किया था, इसने क्या किया था 2021-22 में, 21-22 में इसने कोई लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची थी। इसने एक घर बेचा था, एक घर बेचा था, इसने एक घर बेचा था, घर बेचा था 30 मार्च 2022 को। 30 मार्च 2022 मतलब 21-22 में आपने एक लॉन्ग टर्म आरएचपी बेची थी और लॉन्ग टर्म आरएचपी बेच के आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था 25 लाख रुपए का। आप ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट करवाना चाहते थे, तो 21-22 की रिटर्न फाइलिंग डेट क्या थी सर? 21-22 का असेसमेंट ईयर हो गया 22-23, 22-23 की रिटर्न फाइलिंग डेट, 22-23 की रिटर्न फाइलिंग डेट मतलब कि 31 जुलाई 22 को आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ये 25 लाख रुपए जमा कर दिए थे। ये 25 लाख रुपए जमा कर दिए थे, ये 25 लाख रुपए आपने जमा कर दिए। तो जब आपने ये 25 लाख रुपए जमा कर दिए थे तो आपको क्या मिल गई होगी सर? बोलो सर। आपने 25 लाख रुपए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर दिए थे तो आपको क्या मिल गई होगी सर? सर आपको 54 में एग्जेम्पशन मिल गई होगी, आपको एग्जेम्पशन अलाउ हो गई होगी अंडर सेक्शन 54। एवरीवन, आप मुझे बताओ कि हमें इस पैसे को कब तक यूटिलाइज करना है? आप मुझे बताओ, ये जो पैसा मैंने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाला है, ये पैसा मुझे कब तक यूटिलाइज करना है? सर ये पैसा आपको यूटिलाइज करना है मार्च 2025 तक। क्यों मार्च 25 तक?
क्योंकि आपने मार्च 22 में घर बेचा था, आपने मार्च 22 में घर बेचा था। आपको 3 साल का समय मिलेगा, 3 साल का समय मिलेगा घर को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए। तो जो पैसा आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा किया है, इस पैसे को इस डेट से 3 साल तक आपको यूज करना है। भैया ये 2021-22 का कैपिटल गेन है। ट्रांसफर की डेट से 3 साल तक आपको इस पैसे को क्या करना है, यूज करना है। ये बात आपको याद रहेगी, ये बात आपको याद रहेगी? हां सर याद रहेगी। अब आगे पढ़ो क्या हुआ। ऑन 1 जुलाई 24 मतलब करंट ईयर में आपने एक और घर बेच दिया, जिसमें आप रहते थे। आपने ये घर 1 करोड़ में बेच दिया। 1 जुलाई 24 को, यानी कि बिफोर 23 जुलाई 24, आपने 1 जुलाई 24 को एक आरएचपी को ट्रांसफर कर दिया। और आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने का है? आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 करोड़ रुपए का। आप मुझे सोचकर बताना कि अगर आपने आरएचपी को ट्रांसफर किया है 1 जुलाई 24 को आपने आरएचपी को ट्रांसफर किया है 1 जुलाई 24 को, आप मुझे सोचकर बताना क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा? हां सर मिलेगा। हमने बिफोर 23 जुलाई करा है, तो हमें यहां पर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। अगर 23 जुलाई 24 ऑनवर्ड करते तो नहीं मिलता। कहता है कि इसने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है विदाउट इंडेक्सेशन 50 लाख रुपए का। ये लाइन जो आपको दे रखी है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। कह रहा है बिना इंडेक्सेशन करे आपका जो कैपिटल गेन है, वो 50 लाख का है। पर इंडेक्सेशन तो करेंगे ना। जब हमने ट्रांसफर 1 जुलाई को करा है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि ये लाइन आपको केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दे दी। इस लाइन का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इग्नोर कर दो। आपने 5 जनवरी 2025 को आपने होल मनी आउट ऑफ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम निकाल लिया। आपने 5 जनवरी 25 को विड्रॉ कर लिया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो पैसा पड़ा हुआ था, और इन्वेस्ट कर दिए 60 लाख रुपीस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इन मुंबई। आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में कितने रुपए जमा किए थे? 25 लाख रुपए जमा किए थे। ये 25 लाख रुपए आपको कब तक यूज करने थे? मार्च 25 तक यूज करने थे। आपने जनवरी 25 में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से पैसा निकाल लिया, मतलब आपने 25 लाख रुपए निकाल लिए। 35 लाख रुपए आपने और लगाए, और आपने एक नया घर मुंबई में खरीद लिया। कितने रुपए का? 60 लाख रुपीस का खरीद लिया। कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हुआ 23 मार्च 25 को। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 60 लाख। ये कौन से वाले हाउस प्रॉपर्टी की इंडेक्स कॉस्ट बता रहा है? जिसको आपने बेचा है। तो ये जो 1 करोड़ में आपने बेचा है ना, जो ये 1 करोड़ रुपए में आपने बेचा है, इसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने की है? 60 लाख रुपए की है। आपको यहां पर कैपिटल गेन कितना हो रहा है? आपको यहां पर कैपिटल गेन हो रहा है 40 लाख रुपए का। बाबू सोना बेबी मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुमने मार्च 22 में एक लॉन्ग टर्म आरएचपी ट्रांसफर करी थी। ट्रांसफर करी थी और 25 लाख रुपए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दिए थे। तुमने 25 लाख रुपए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दिए थे।
फिर इसके बाद तुमने जुलाई 24 में वापस से एक लॉन्ग टर्म आरएचपी ट्रांसफर कर दी है और वहां पर तुमको 40 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो रहा है। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। जनवरी 25 में तुमने मुंबई में एक घर कंस्ट्रक्शन पे 60 लाख रुपए खर्च किए। जनवरी 25 में तुमने मुंबई में एक नया घर कंस्ट्रक्ट करवाया और उस पे तुमने 60 लाख रुपए खर्च किए। ये 60 लाख में से 25 लाख रुपए तुमने कहां से निकाले? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से निकाले। ये तुमने कहां से निकाले? ये तुमने 25 लाख रुपए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से निकाले। बाकी के 35 लाख रुपए कहां से आए? बाकी के 35 लाख रुपए कहां से आए? सर बाकी के 35 लाख माने जाएंगे कि वो हमने यहां से निकाले। ये जो नया वाला कैपिटल गेन हुआ है ना, नया वाला कैपिटल गेन हुआ है, हमने यहां से निकाले। मतलब इसके एग्जेम्पशन में हम उसको यूज कर लेंगे। ये मेरी बात समझ में आई क्या? ये आपको मेरी बात समझ में आई क्या? ये आपको मेरी बात समझ में आई क्या? हो क्या रहा है? आपको समझ में आ रहा है? सर नहीं आ रहा है सर, अब्बा डब्बा जब्बा हो रहा है सर, अब्बा डब्बा जब्बा हो रहा है, अब्बा डब्बा जब्बा हो रहा है। प्लीज मेरी बात को समझ लो, प्लीज मेरी बात को समझो। तुमने एक मार्च 22 में तुमने लॉन्ग टर्म आरएचपी ट्रांसफर करी और तुमने एक जुलाई 24 में लॉन्ग टर्म आरएचपी ट्रांसफर करी। ठीक है, लॉन्ग टर्म आरएचपी ट्रांसफर करी। इन दोनों कैपिटल गेन को तुम एग्जेम्प्ट करवा रहे हो, इन दोनों कैपिटल गेन को तुम एग्जेम्प्ट करवा रहे हो मुंबई में एक नया आरएचपी कंस्ट्रक्ट करके। बात समझा क्या? तुम्हारा मार्च 22 में एक कैपिटल गेन हुआ था और एक कैपिटल गेन तुम्हारा जुलाई 24 में हुआ है। तुम इन दोनों कैपिटल गेन को, ये LTCG 1 है, ये LTCG 2 है, तुम दोनों कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करवा रहे हो मुंबई में एक घर खरीद के, मुंबई में एक घर खरीद के। क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर तुम सेक्शन 54 पढ़ो तो सेक्शन 54 क्या कहता है? सेक्शन 54 कहता है कि या तो आपको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस करनी है या तो आपको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी है। मतलब अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है और मैं उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाता हूं, देन ऑल्सो मेरे को 54 का बेनिफिट मिल जाएगा। देन ऑल्सो मुझे 54 का बेनिफिट मिल जाएगा। देन ऑल्सो मुझे 54 का बेनिफिट मिल। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको LTCG 1 को एग्जेम्प्ट कराने के लिए अलग घर लेना पड़ेगा और LTCG 2 को एग्जेम्प्ट कराने के लिए अलग घर लेना पड़ेगा। मतलब आप दो कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करवा सकते हो एक घर खरीद के। आप दो कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करवा सकते हो एक घर खरीद के या फिर कंस्ट्रक्ट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार आपको यहां पर एग्जेम्पशन दे देगी। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, जो आपने 60 लाख रुपए मुंबई में लगाए हैं, जो 60 लाख रुपए आपने मुंबई में लगाए हैं, इस 60 में से 25 पुराने वाले कैपिटल गेन के माने जाएंगे और 35 लाख रुपए नए वाले कैपिटल गेन में कंसीडर कर लिए जाएंगे। यानी कि नया वाला कैपिटल गेन कितना आएगा? सर नया वाला कैपिटल गेन कुल 5 लाख रुपए का। नया वाला कैपिटल गेन आपके पास कुल 5 लाख रुपए का आएगा। आप चेक कर लीजिए, यहां पर आपके पास कैपिटल गेन कितना निकल कर आएगा? 5 लाख। तो आपके पास पीजीबीपी की इनकम आ चुकी है, आपके पास कैपिटल गेन की इनकम आ चुकी है, आपके पास अदर सोर्सेस की इनकम आ चुकी है। तीनों को प्लस कर देना, आपके पास आ जाएगा 76, 20, 580। इसके बाद आपने पापा का जो इंश्योरेंस करवाया था उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। बेटी का आपने जो इंश्योरेंस करवाया था उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और कोई डिडक्शन आपके पास नहीं है। जीटीआई में से डिडक्शन को माइनस करोगे, आपके पास इनकम आ जाएगी 75, 75, 584। टैक्स निकालना तुमको आता है। ये आपका कैपिटल गेन स्पेशल इनकम है, इस पे आपको 20% से टैक्स देना पड़ेगा।
बाकी आपकी नॉर्मल इनकम है, उस पर नॉर्मल रेट से टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा की है तो इसमें सरचार्ज लगेगा, और जो 194N का टीडीएस कटा हुआ है लास्ट में उसका आप डिडक्शन क्लेम कर लेना, आपका टैक्स पेबल निकल कर आ जाए। मतलब आपको क्या करना है सर, आपको क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है वो मेरे भाई, आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। टैक्स लायबिलिटी निकालने के बाद जितना भी टीडीएस, आपका टीसीएस, आपका एडवांस टैक्स कट रखा होता है उसको माइनस कर देते हैं, आपके पास क्या आ जाता है, टैक्स पेबल है। राइट, तो एक बार आप इसको देखिएगा, ये जो लास्ट वाला ट्रीटमेंट था ये बढ़िया ट्रीटमेंट था, ठीक है। ये जो आपका कैपिटल गेन वाला ट्रीटमेंट था, दिस इज द गुड वन, इसको आप देख लेना एक बार वापस से। और बाकी तो इजी था, आरटीपी कोई टफ आरटीपी नहीं, ठीक है। चलिए आज की सभा हम यहीं पे मालिक समाप्त करेंगे। कल आपसे मिलेंगे, कल आपसे मिलेंगे, कल आपसे मिलेंगे, कल नहीं मंडे को मिलेंगे, और मंडे को हम लोग करेंगे हमारा मई 25 का आरटीपी, ठीक है। मई 25 का आरटीपी हम लोग करेंगे अपने पास मंडे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।